पाठ 14 यात्रा की प्यास। यात्रा विवरण। मेरी शादी 1916 ईस्वी में हुई थी। उस साल गर्मी में हमने कुछ महीने कश्मीर में बिताए। मैंने अपने परिवार को श्रीनगर की घाटी में छोड़ दिया और अपने एक चचेरे भाई के साथ कई हफ्ते तक पहाड़ों में घूमता रहा तथा लद्दाख रोड तक बढ़ता चला गया। उन संकीर्ण और निर्जन घाटियों में जो तिब्बत के पठार की तरफ ले जाती हैं, घूमने का यह मेरा पहला अनुभव था। जोजिला की चोटी से हमने देखा तो एक तरफ नीचे की ओर पहाड़ी की घनी हरियाली थी और दूसरी तरफ खाली खड़ी चट्टानें। हम उस दर्रे के संकरे मार्ग से ऊपर चढ़ते चले गए जिसके दोनों ओर पहाड़ हैं। आगे बर्फ से ढकी चोटियां चमक रही थी। उनमें से छोटी छोटी हिम नदियां नीचे की ओर रेंग रही थी। हवा ठंडी थी, लेकिन दिन में धूप अच्छी पड़ती थी और हवा इतनी साफ थी कि अक्सर हमें चीजों की दूरी के बारे में भ्रम हो जाता था। वे दरअसल जितनी दूर होती थीं, हम उन्हें उससे बहुत कम दूर समझते थे। धीरे धीरे सूनापन बढ़ता गया। पेड़ों और वनस्पतियों तक ने हमारा साथ छोड़ दिया। सिर्फ नंगी चट्टानें, हिम और कभी कभी कुछ सुंदर फूल रह गए। फिर भी प्रकृति के इन सुनसान स्थानों में मुझे अजीब संतोष मिला। मेरे उत्साह और उमंग का ठिकाना न रहा था। इस यात्रा में मुझे एक बड़ा रूह कपा देने वाला अनुभव हुआ। जोजिला के आगे सफर करते हुए एक जगह जो मेरे ख्याल में माता यन कहलाती थी, हमसे कहा गया कि अमरनाथ की गुफा यहाँ से कुछ ही दूर है। यह ठीक था कि बीच में बुरी तरह हिम से ढका हुआ एक बड़ा पहाड़ था जिसे पार करना था, लेकिन उससे क्या, जोश खूब था और तजुर्बे नदारद। हमने तय किया कि हम गुफा तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अतः हमने अपने तंबू जो लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर थे छोड़ दिए और एक छोटे से दल के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगे। रास्ता दिखाने के लिए हमारे साथ वहां का एक गडेरिया था। हम लोगों ने रस्सियों के सहारे कई बर्फीली नदियों को पार किया। हमारी मुश्किलें बढ़ती गईं तथा सांस लेने में भी कठिनाई मालूम होने लगी। हमारा सामान उठाने वाले बुरी तरह हांफने लगे। इधर बर्फ पड़ने लगी और बर्फीली नदियां भयानक रूप से रपटीली हो गईं। हम लोग बुरी तरह थक गए। एक एक कदम आगे बढ़ने के लिए खास कोशिश करना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी हम यह मूर्खता करते ही गए। हमने अपना खेमा सुबह 4 बजे छोड़ा था और कई घंटे तक लगातार चढ़ते रहने के बाद एक सुविशाल हिम सरोवर देखने का इनाम हमें मिला। यह दृश्य बहुत ही सुंदर था। इसके चारों ओर बर्फ और घने कोहरे ने शीघ्र ही उस दृश्य को हमारी आंखों से ओझल कर दिया। पता नहीं हम कितनी ऊंचाई पर थे। मेरा ख्याल है कि हम लोग कोई 5500 मीटर की ऊंचाई पर जरूर रहे होंगे, क्योंकि हम अमरनाथ की गुफा से बहुत ऊंचाई पर थे। अब हमें इस हिम सरोवर को, जो संभवतः 1 किलोमीटर लंबा होगा, पार करके दूसरी तरफ नीचे गुफा तक जाना था। हम लोगों ने सोचा कि चढ़ाई खत्म होने से हमारी मुश्किलें भी खत्म हो गई होंगी, इसलिए बहुत थके होने पर भी हमने यात्रा की यह मंजिल भी तय करना शुरू किया। इसमें बड़ा धोखा था, क्योंकि वहां दरारें बहुत सी थी और ताजी गिरने वाली बर्फ खतरनाक दरारों को ढक देती थी। इस नई बर्फ ने ही मेरा करीब करीब खात्मा कर दिया होता, क्योंकि मैंने ज्यों ही उसके ऊपर पैर रखा वह धंस गई और मैं धम से नीचे एक विशाल दरार में जो मुंह बाए हुए थी जा गिरा। यह दरार बहुत बड़ी थी और कोई भी चीज उसमें बिल्कुल नीचे पहुंचकर हजारों वर्ष बाद तक भूगर्भ शास्त्रियों की खोज के लिए सुरक्षित रह सकती थी। लेकिन मेरे हाथ से रस्सी नहीं छूटी और मैं दरार की बाजू को पकड़े रहा और ऊपर खींच लिया गया। इस घटना से हम लोगों के होश तो ढीले हो गए थे, फिर भी हम लोग आगे चलते ही गए। लेकिन दरारों की तादाद और इनकी चौड़ाई आगे जाकर और भी बढ़ गई। इनमें कुछ को पार करने के साधन भी हमारे पास नहीं थे, इसलिए अंत में हम लोग थके मांदे
हताश हो लौट आए और इस प्रकार अमरनाथ की गुफा अनदेखी ही रह गई। कश्मीर के पहाड़ों तथा ऊंचे ऊंचे दर्रों ने मुझे ऐसा मुग्ध कर दिया कि मैंने एक बार फिर वहां जाने का संकल्प किया। मैंने कई योजनाएं सोची और कई यात्राओं के मंसूबे बांधे और उनमें से एक के तो ख्याल ही से मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। वह थी तिब्बत की अलौकिक झील मानसरोवर और उसके पास का हिमाच्छादित कैलाश। इस बीच जीवन बीतता रहा। कभी कभी मैं यह सोचता हूँ कि मैं इतना बूढ़ा हो जाऊंगा कि कैलाश और मानसरोवर जा ही न सकूंगा। यद्यपि यात्रा का अंत न भी दिखाई दे, तो भी यात्रा करने में हमेशा आनंद ही आता है।